प्यारे बच्चों, यह चैप्टर हिस्ट्री कक्षा 6 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 6 चैप्टर का दूसरा पार्ट अब हम यहीं से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। अशोक 269 से ईस्वी पूर्व से 326 269 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व। कुणाल, दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था जो 100 ईस्वी पूर्व तक 184 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में शासक बना। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला बताते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौटिल्य के कहने पर 6 राजधानियों के राजाओं और अमात्यों का नाश किया। एक लंबे युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिम समुद्र के बीच संपूर्ण भूमि पर भी अधिकार कर लिया। उसके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा गया। अशोक ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। बिंदुसार के समय सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस ने अपना एक राजदूत बिंबिसार के राज्य में भेजा और यह मैग्निस के स्थान पर आया था। इसी तरह मिस्र के राजा टाइमली द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनियोसियस नाम का एक राजदूत उसके दरबार में भेजा था। इस राजदूतों से की जाने वाली संधियों से पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा रहा था। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई। अशोक प्रियदर्शी 269 से 232 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु सुयोग्य पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य गद्दी पर बैठा। अशोक अपने पिता के शासन काल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। बिंदुसार के 16 पत्नियों से 101 पुत्र थे। इसी कारण उत्तराधिकार के लिए अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्ष संघर्ष के पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर उसने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह एक ब्राह्मणी कन्या थी। अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के बीच में हुई थी। उसकी प्रतिभा, योग्यता, बुद्धि अपने सभी भाइयों से अलग थी। वह पहले उज्जैन के बाद तक्षशिला का कुमार राज्यपाल बना। कलिंग था उसके परिणाम। अशोक को पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। लेकिन अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय 261 ईस्वी पूर्व कलिंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना थी, क्योंकि कलिंग मगध राज्य साम्राज्य की संपूर्णता को चुनौती दे रहा था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में लगभग 2,50,000 से अधिक लोग घायल भी हुए। कलिंग को विजित कर तौसाली इसकी राजधानी बनाई गई।
मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई थी। यह कलिंग युद्ध का तत्कालीन लाभ था। कलिंग युद्ध में हुई अर्धविदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक का हृदय को स्पर्श किया। इस दुर्गामी परिणाम हुए, इससे युद्ध नीति छोड़ दी, वह बौद्ध बन गया। कल्हण की राजगिरणी के अनुसार सबसे पहले अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर की स्थापना की। अशोक के धर्म की शिक्षाएं: सद्गुण व हिंसा का पालन करना, दान देना, पवित्र जीवन जीना, बड़ों का आदर करना, छोटे से प्रेम, सच्चे रीति रिवाजों को मानना व कर्म के सिद्धांत में विश्वास, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म की यात्रा करना। धर्म प्रचार के उपाय: धर्म यात्राओं को प्रारंभ, धर्म उपदेशों की व्याख्या, धर्म मंत्रों की नियुक्ति, राज्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, विदेशों में धर्म प्रचार भेजना, जैसे श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा। दिव्य रूपों का प्रदर्शन, जन उपकार के कार्य, धर्मोपदेशों के पत्रों पर खुदवाना। साम्राज्य विस्तार: अशोक के अभिलेख: अशोक के अन्य कबीलों पर उसके राज्य देश उत्कीर्ण करवाए गए। इन अभिलेखों के प्रति प्राप्ति स्थलों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा का पता चलता है। ये अभिलेख इस प्रकार हैं: 14 शिलालेख शहजाबगढ़ी पेशावर तथा मानसेरा हजारा पाकिस्तान, कलिंग उत्तर प्रदेश, धोलावीरा जोगढ़ उड़ीसा में, ईरागुंडी आंध्र प्रदेश इत्यादि आदि। 7 स्तंभ लेख हैं: टोपरा हरियाणा, प्रयागराज लोहरिया नंदगढ़ बिहार, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ रुद्रमंदई तथा निगलेवा सागर नेपाल की तराई में है। स्तंभ लेखों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके पलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। यह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार इसके चारों दिशाओं में उसके राज्य तथा धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। लघु शिलालेख: सहसाराम बिहार, बैराट राजस्थान, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक आदि। गुफालेख: ये संख्या में 3 है, जो बिहार के बराबर पहाड़ नामक पहाड़ी गुफाओं में उत्कीर्ण मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशोक का साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। उसका साम्राज्य पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत था। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य का पतन: 232 पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ को उसके सेनापति विश्वामित्र शुंग ने 184 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया। बृहद्रथ के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्लभ होना, साम्राज्य की विशालता, प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार, विदेशी आक्रमण, वित्तीय संकट का होना, उत्तराधिकारी नियम का अभाव, साम्राज्य का विभाजन।
मौर्य युगीन संस्कृति। मौर्य शासक के देश में प्रथम बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसमें राजनीतिक एकता और सुदृढ़ता का वातावरण तैयार हुआ। इस वातावरण में भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मौर्य युगीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। प्रशासन। मौर्य शासक व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस व्यवस्था में सम्राट अशोक के समय आवश्यकता अनुसार सुधार भी हुए। मौर्य शासन व्यवस्था का उद्देश्य हर परिस्थिति में जनता का हित साधना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासन कई स्तरों में बटा था। केंद्रीय प्रशासन। संपूर्ण मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रधान राजा होता था। अतः मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। इस व्यवस्था के अनुरूप मौर्य सम्राट सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश तथा सर्वोच्च कार्यपालिका अध्यक्ष माना जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। मंत्रिपरिषद राजा को सिर्फ परामर्श देती थी। मंत्रिपरिषद व राजा द्वारा मुख्य रूप से नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था। उन नीतियों को लागू करने का कार्य उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया। इस उद्देश्य हेतु 18 विभाग का गठन किया गया। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। समाहर्ता, संधिदाता, मंत्री, व्यावहारिक परिषद, प्रस्तुता, आवाटिक आदि प्रमुख अमात्य थे। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य के प्रांतों की निश्चित संख्या में ज्ञात नहीं है। उसके पौत्र अशोक के अभिलेखों में से हमें उस समय की 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है। इन 5 प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों का भी यह अवसर दिया जाता था। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्पगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया। राज्यपाल को 1200 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। उसके पास अपनी मंत्रिपरिषद होती थी। पर्ण 3/4 तोले का चांदी का सिक्का। उत्तरा प्रांत राजधानी उत्तरापथ की तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तौसाली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, प्राच्य की पाटलिपुत्र। कौटिल्य लिखता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के में उन व्यक्तियों को नियुक्त करे जो उच्च योग्यता रखते हैं। उसकी वीरता, बुद्धिमानी, ईमानदारी व स्वाभाविक सभी गुण हो। मंडल, जिला तथा नगर का प्रशासन। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे। इसकी समानता आधुनिक कमिश्नरी से की जाती थी। इसका प्रधान प्रेस्टा नामक अधिकारी था। अशोक के अभिलेखों में से प्रादेशिक कहा गया। यह केंद्र सरकार के समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था। इन्हें हार या विष कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय इकाई थी। इसमें 800 गांव शामिल थे। स्थानीयों के अंतर्गत 400 ग्राम को दृढ़मुख नामक 2 इकाइयाँ थी। दृढ़मुख के अंतर्गत 200 ग्राम की खारवटी इकाई थी। खारवटी के अंतर्गत 20 संग्रहण थे। प्रत्येक संग्रहण में 10 गांव होते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर की एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागर कहलाता था। पाटलिपुत्र ने नगर पालिका के नगर परिषद 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख है। ये समर्था थी। शिल्प कला समिति, वाणिज्य समिति, वैदेशिक समिति, उद्योग समिति, जनशिक्षा समिति, कर समिति। अपने नाम के अनुरूप इन सभी समितियों को अलग अलग कार्य निर्धारित थे। ग्राम प्रशासन।
प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसका अध्यक्ष ग्रामीण होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। अर्थशास्त्र में वर्णित ग्राम बुद्ध वर्ध परिषद के गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था। ये ग्राम प्रशासन की ग्रामीण की मदद करते थे। राज्य ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। गांव की भूमिका सिंचाई तथा न्याय से संबंधित सभी कार्यों को निपटाने का अधिकारी ग्रामीण को था। न्याय व्यवस्था मौर्य की एकांतरात्मक शासन व्यवस्था थी। वो सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सामान्य संपूर्ण साम्राज्य में दो प्रकार के न्यायालय थे: धर्मस्थलीय न्यायालय, दीवानी न्यायालय, कंटशोधक फौजदारी न्यायालय। राजस्व प्रशासन भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख साधन था। यह उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त सेतु शुल्क, चुंगी, बिक्री कर, दंड तथा राजकीय उद्योग आदि से भी आय प्राप्त होती थी। पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था राज्य में सुरक्षा के लिए पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर अनेक रूप में होते रहते थे। सैन्य प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य का एक अंतर विशाल सेना थी। इसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या कृषकों से में सर्वाधिक थी। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। इस सेना के प्रबंध 6 समितियों द्वारा आता था। प्रत्येक समिति 5-5 सदस्य थे। ये समितियाँ थी: पैदल समिति, अवरोही समिति, नौ सेना समिति, गज सेना समिति, रसद समिति, रथ सेना समिति। दुर्ग 5 प्रकार के होते थे: स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग तथा मरु दुर्ग। लोक हितकारी चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए अनेक उपाय किए। कृषि, सिंचाई तथा पीने के लिए जल के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए गए। औषधि तथा पशु अस्पताल बनवाए गए। इन सब कार्यों में चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक कल्याणकारी योजना का अवधारणा का चित्रात्मक थी। सामाजिक कार्य मौर्य काल के आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। चारों वर्णों के अतिरिक्त अनेक उपजातियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इन उपजाति की उत्पत्ति विभिन्न अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण हुई। नृत्य, वाग गायन, घुड़दौड़, शतरंज तथा जुआ खेलना समाज में लोकप्रिय खेल थे। लोग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण करते थे। उच्च वर्ण के लोग सोना, चांदी, रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। इस काल में शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा केंद्र गुरुकुल और मठों से होती थी। तक्षशिला, बनारस, उज्जैन उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। आर्थिक जीवन जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। सिंचाई की व्यवस्था थी। अनेक प्रकार के अन्न तथा फल सब्जियां उत्पन्न होते थे। कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, लकड़ी आदि के उद्योग उन्नत थे। सिक्कों का प्रचलन था। वह अनेक देशों में व्यापार होता था। धार्मिक जीवन मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध, जैन तथा आजिक मत एवं संप्रदाय मुख्य थे। बुद्ध को देवता मानकर उसके अवशेषों का प्रत्यात्म पूजा की जाने लगी थी। माइंड मैप प्रमुख मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व, अशोक प्रियदर्शी 269 232 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण, 325 सिकंदर की भारत से वापसी, 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना, 321 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिम उत्तर पंजाब तथा सिंध विजय, 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त का सेल्यूकस का युद्ध, 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार की मृत्यु, 269 ईस्वी अशोक का राज्याभिषेक, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय, 184 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन।
हमारा चैप्टर बच्चों अभी यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में